नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। अभी कल यानी कि 15 दिसंबर को 15 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश में सेट की परीक्षा, जिसको कि हम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं या फिर राज्य पात्रता परीक्षा भी कहते हैं, ये नेट के ही समकक्ष होती है। बस इन दोनों में फ़र्क इतना है कि नेट जो है वो आपके पूरे देश में ऑल इंडिया लेवल पर वैलिड होता है, जबकि जो सेट की परीक्षा है वो किसी राज्य विशेष में अर्हता प्रदान करती है, किसी राज्य विशेष में आपको एलिजिबिलिटी देती है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो। किसी भी स्टेट का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसे हम सेट कहते हैं, या कई कई राज्यों में से स्लेट कह दिया जाता है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो कल एक सेट की परीक्षा आयोजित हुई है, एमपी सेट की, जो कि 15 दिसंबर 2024 को, जैसा कि मैंने आपको बताया, आयोजित हुई थी। आज हम उसी प्रश्न पत्र का एनालिसिस करेंगे, उसी प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। इसमें कई प्रश्न बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार आए हैं। हालांकि जब हम सेट का प्रश्न पत्र सॉल्व करते हैं तो एक प्रायः हमारे दिमाग में एक पूर्व धारणा बनी होती है कि हाँ, सेट की जो पेपर है वो थोड़ा सा सरल आता है, थोड़ा सा आसान आता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एमपी ने पिछले दोनों बार से अपने मानकों से ऊपर उठ करके पेपर बनाए हैं। तो ये जो पेपर आप एमपी सेट का देख पा रहे हैं, अभी अगले 1 घंटे में हम लोग जिसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। तो मैं चाहूँगा कि आपके जिन दोस्तों ने एमपी सेट का पेपर दिया है, आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने नहीं भी दिया है, फिर भी आप एक प्रैक्टिस के तौर पर इन 100 प्रश्नों को देखें, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा आयोग की तरफ से या प्रवक्ता चयन आयोग की तरफ से जो भर्तियां आनी हैं, उनमें कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपना ये पेपर एमपी सेट का। क्वेश्चन नंबर 51 से। हो सकता है कि ये सीरीज़ आपके पास अलग हो, आपके पास जो सीरीज़ हो कुछ और हो, लेकिन प्रश्न लगभग लगभग वही हैं। और जैसे 51 से 71 तक यहाँ एक सीरीज़ में दिया हुआ है, तो हो सकता है वहाँ पर वो 131 से 150 तक दिया हो। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर प्रश्न 20-20 करके सेट दिए हुए हैं, जो कि 100 प्रश्न अलग अलग बताए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लिखा हुआ है, ब्रोनिस्लाव मालिनोव्स्की का प्रकारवाद निम्नलिखित में से किस श्रेणी का है। तो हम जानते हैं जो मालिनोव्स्की भाई साहब हैं, इनका जो फंक्शनलिज्म है, ये मालिनोव्स्की का फंक्शनलिज्म बेसिकली संस्कृति के साथ जोड़ करके इसे देखा जाता है कि कल्चर क्या है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लासेस में या आपने वीडियोस में देखा है कि जो मालिनोव्स्की का प्रकारवाद है वो संस्कृति पर ज़्यादा बल देता है, संस्कृति को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांस्कृतिक प्रकारवाद, कल्चरल फंक्शनलिज्म। क्योंकि मनोवैज्ञानिक और शास्त्रीय तो नहीं है और पारिस्थितिकी भी नहीं है, तो एलिमिनेशन से भी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सांस्कृतिक प्रकारवाद ही निकल करके आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, समाज का वास्तविक अध्ययन संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए, यानी द रियल स्टडी ऑफ सोसाइटी शुड बी डन फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव। तो अगर यहाँ पर आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव देखेंगे, तो एक ही थिंकर यहाँ पर है जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव को ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। हालांकि मर्टन भी हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएगा। तो रेडक्लिफ ब्राउन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन जो थे वो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। संरचना और प्रकार की बात करते हैं, जिसमें कि वो संरचना को दो भागों में बांटते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर और फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें तो आपने रेडक्लिफ ब्राउन के संदर्भ में पढ़ी हुई हैं। तो इसका सही जवाब रेडक्लिफ ब्राउन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, जीएच मीड ने अपने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है कौन सी एक अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है। तो भाई इंटरैक्शन की बात तो की है, सेल्फ कैसे डेवलपमेंट होता है आई और मी के माध्यम से, इसकी बात तो की है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म या सिंबॉलिक मीनिंग की बात भी की है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेल्फ की बात नहीं करते हैं, यानी स्व का विखंडन कैसे होता है इस बारे में उन्होंने कोई चर्चा, कोई बात नहीं करी है। तो इस हिसाब से जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो स्व का विखंडन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54,
ज्ञान के समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात हो रही है। ज्ञान के समाजशास्त्र का मुख्य सिद्धांत है कि विचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक उनके मूल पर चर्चा ना हो, यानी उनके ओरिजिन पर बात ना हो। तो ये बात कौन कहता है, ये पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है, इसका एक बहुत बड़ा जो एडवोकेट हैं या फिर इसको जो सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट करते हैं, उनका नाम कार्ल मैनहीम है, जो कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में बात करते हैं, जिनका मानना है कि जो व्यक्ति है वो जो कुछ भी सोचता है उसके ऊपर टाइम, स्पेस, लैंग्वेज, वो कहाँ पैदा हुआ, किस भाषा में पला बढ़ा, उन सभी का प्रभाव पड़ता है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब कार्ल मैनहीम हो जाएगा। हालांकि आप अगर एलिमिनेट करके भी इस प्रश्न का जवाब देते तो भी आप आसानी से ही इसको कर सकते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शुट्स के ज्ञान के भंडार की विशिष्ट विशेषता नहीं है? मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भी देते चल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शुट्स के ज्ञान के भंडार की विशिष्ट विशेषता नहीं है? क्रियाओं का उपचार या सामाजिकरण द्वारा सीखा जाता है, यथार्थ की स्वीकृति, या फिर सर्वोच्च वास्तविकता। तो भाई एक्शंस कैसे हो रही हैं इनकी बात तो वो करते हैं, और ये भी कहते हैं कि सोशलाइजेशन के द्वारा सीखा जाता है, क्योंकि शुड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है ना, स्टॉक ऑफ नॉलेज, जिसमें कि वो कहते हैं कि स्टॉक ऑफ नॉलेज के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे ज्ञान सीखा जा रहा है, और सोशल रियलिटी की बात करते हैं, रियलिटी क्या है या उसकी एक्सेप्टेंस कैसे, इसकी बात भी करते हैं। लेकिन ज्ञान का भंडार सर्वोच्च वास्तविकता हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? यानी कि सर्वोच्च वास्तविकता एक विशेषता नहीं है, वो लगातार, क्योंकि वो खुद ही कहते हैं ना कि जो ज्ञान है वो लगातार अपडेट होता रहता है। ज्ञान की वास्तविक जो जो वास्तविकता है वो धीरे धीरे समय के साथ बदलती रहती है, या फिर व्यक्ति उसे अपडेट करता रहता है। तो इसका सही जवाब सर्वोच्च वास्तविकता हो जाएगा, जो कि एक विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नाट्य शास्त्र यानी ड्रामेटर्जी से क्वेश्चन आ गया। ड्रामेटर्जी के विश्लेषण में इविंग गॉफमैन ने किस अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? यानी पूछा गया है कि जो ड्रामेटर्जी का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो ड्रामेटर्जी की थियरी है गॉफमैन की, उसमें किसका इस्तेमाल किया गया है? यानी तीन का तो नहीं किया गया, दूर से ही चमक रहे हैं। इस तरह के प्रश्न चमकने लगते हैं, जिसमें गुड एंड बैड की बात नहीं की गई है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल की बात नहीं की गई, लिटिल और ग्रेट की बात नहीं की गई। केवल एक ही अवधारणा का उपयोग किया गया है, जिसको कि वो फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज कहते हैं, यानी अग्रमंच और पार्श्वमंच कहते हैं। ठीक है, अग्रमंच वो होता है जहां पर कर्तागण क्रिया करते हैं, और पश्चमंच वो होता है जहां पर कर्तागण क्रिया की तैयारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। पीरे बोर्दियो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पूंजी का एक प्रकार नहीं है? यानी कौन सा एक ऐसा है जो कि पूंजी का एक प्रकार नहीं माना जाएगा? तो ठीक है भाई, आर्थिक पूंजी यानी इकोनॉमिकल कैपिटल की बात तो की गई है, सिंबॉलिक कैपिटल तो मेन है, सोशल कैपिटल तो मेन है। बचा क्या? एक ही आंसर बचता है, जिसको कि वो कह रहे हैं पॉलिटिकल कैपिटल, यानी राजनीतिक पूंजी के बारे में कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, यूगेन हेबरमास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण ज्ञान का एक प्रकार नहीं है? आपको पता होना चाहिए, हेबरमास की एक किताब है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, जिसमें कि उन्होंने तीन तरीके के ज्ञान बताए हैं और तीन तरीके के हित बताए हैं। तो वहीं से सीधा सवाल निकल करके आया है कि कौन सा ज्ञान जो है संपूर्ण ज्ञान का एक प्रकार नहीं है? तो काल्पनिक ज्ञान नहीं हो सकता है, मतलब ज्ञान कभी काल्पनिक नहीं हो सकता है। एम्पेरिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल एंड इंटरप्रिटेटिव, या फिर इसी को क्रिटिकल नॉलेज कह दिया जाता है। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन काल्पनिक ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान काल्पनिक नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 59, मिशेल फूको के अनुसार कौन उत्तर संरचनावाद का आधार है? अब जादू और धर्म की संस्कृति नहीं होगा, सैन्य नहीं होगा, और धन भी नहीं होगा। फूको का एक ही नारा है, एक ही महत्वपूर्ण लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है, नॉलेज इज पावर। ज्ञान की शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। आपको पता होगा कि फूको की एक किताब भी है जिसका नाम आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है, और जीनियोलॉजी ऑफ पावर भी एक किताब है। तो ये बताते हैं कि ज्ञान जो है वो किस तरीके से शक्ति को कंट्रोल करता है, ज्ञान किस तरीके से आधुनिक समाजों में देखने को मिल रहा है कि शक्ति पर विजय पा रहा है ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एंथनी गिडेंस के अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रक्चरेशन थियरी की विशेषता नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए
कि जो स्ट्रक्चरल थियरी है वो रिफ्लेक्सिविटी की बात करता है, एजेंट और स्ट्रक्चर डुअलिज्म की बात करता है, संस्कृति और व्यक्तित्व की बात नहीं करता है, जबकि सोशल प्रैक्टिस की बात करता है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो प्रैक्टिस के माध्यम से ही तो बनेगा, प्रैक्टिस सोशल प्रैक्टिसिंग के माध्यम से ही। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कल्चर एंड पर्सनैलिटी हो जाएगा। संस्कृति और व्यक्तित्व जो है वो उसकी एक विशेषता नहीं है, बाकी तीनों विशेषताएं उसकी होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एक या एक से अधिक चरों को नियंत्रित करके किए जाने वाले शोध को क्या कहते हैं? तो एक से अधिक लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर लिखा हुआ है चरों को नियंत्रित करके, तो चरों को नियंत्रित किस में करते हैं? कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड किस में हो सकता है? प्रयोगात्मक शोध में हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रयोगात्मक शोध हो जाएगा, या जिसको इंग्लिश में हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब प्रयोगात्मक शोध हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन समाज वैज्ञानिक संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम से संबंधित नहीं है? यानी तीन लोग जो हैं जो संरचनात्मक प्रकारात्मक संबंधित हैं, एक कोई है जो नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि वेबर जो है वो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम से संबंधित नहीं माने जाते हैं, जबकि रैडक्लिफ ब्राउन, ब्रोनिस्लॉ कास्पर मैलिनोस्की और SF नैडल, ये तीनों ही हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच के माने जाते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई, जो कि है मिडिल रेंज थियरी से। आप सभी जानते होंगे, बहुत सरल सवाल आ गया है कि मिडिल रेंज थियरी के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो आप जानते हैं जो मिडिल रेंज थियरी थी ये RK मर्टन साहब की थी, क्योंकि पार्सन्स की ग्रैंड थियरीज के लिए मर्टन कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी थियरी ये बनाते हैं और तो कैसे काम चलेगा। तो इसके लिए मर्टन कहते हैं कि मिडिल रेंज थियरीज बनाई जानी चाहिए, जिससे कि उनकी एम्पेरिकल वेरिफिएबिलिटी टेस्ट किया जा सके, उनको समय समय पर उनको जो उनमें अपडेशन हो वो किए जा सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, दैट इज उपकल्पना की डेफिनेशन पूछी गई है। अ प्रोविजनल आइडिया विच बिकम्स द बेसिस ऑफ फॉर फ्रूटफुल इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज अ वर्किंग हाइपोथेसिस। बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, नॉर्मल से आप इसको नेट पर डालेंगे आपको मिल जाएगा। इसका सही जवाब PV यंग है। PV यंग की ये डेफिनेशन है, और मैं कहूँगा कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 65, किस प्रकार के शोध में अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने का पता करता है? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रभाव से कारण पता लगाए जा रहे हैं, यानी पहले प्रभाव से कारण का पता लगाया जा रहा है। तो पैनल सर्वे तो नहीं होगा, काट ही दीजिए, हिस्टोरिकल हो ही नहीं सकता, केस स्टडी भी नहीं हो सकता। क्या बचता है आपके पास? एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो यानी कार्य कारण संबंधी जो प्रभाव होते हैं उनका पता लगाने के लिए हम जिस उसको करते हैं वो हमारा एक्सपोस्ट फैक्टो हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 66 है। ये इस पेपर का इकलौता ऐसा सवाल है जिसका कोई भी सही उत्तर नहीं मिला है। ये केवल एकमात्र सवाल इस पूरे प्रश्न पत्र में ऐसा है जिसका कोई सही उत्तर नहीं है। तो अगर किसी के पास इसका उत्तर है तो प्लीज़ लेट मी नो, और प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ से आपका, और विद रेफरेंस लेकिन प्लीज़, है ना, ऐसे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 66 है इसको अभी फ़िलहाल के लिए हम होल्ड पर डालते हैं, और जैसे ही इसका आंसर मिलेगा हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च, बहुत ही फेमस किताब है। कई बार मास्टर्स में या MA के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रेफ़र करते हैं प्रोफेसर इस किताब को पढ़ने के लिए, जो कि अल वेबे की है। अगर किसी को किताब की PDF चाहिए होगी तो मेरे पास है, आप ले सकते हैं। अल वेबे एक और बहुत ही शानदार किताब है, द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च, जिसको कि एल वेबे ने लिखा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। अध्ययन की किस पद्धति में विशिष्ट तथ्यों से सामान्यीकरण का अनुमान लगाया जाता है? यानी विशिष्ट से सामान्य जा रहे हैं लोग, विशिष्ट से सामान्य, विशिष्ट है और विशिष्ट से सामान्य जाया जाएगा। इस पद्धति को क्या कहते हैं?
यानी ये तो वही बात हो गई कि कोई चीज़ विशिष्ट है और विशिष्ट से सामान्य की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आगमन हो जाएगा, यानी इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। कई चीज़ों को देख करके निष्कर्ष निकालना, जनरलाइजेशन करना, जो आगमन कहलाता है। आपने जो है कई चीज़ें देखी और उसके बाद उसको जनरलाइज कर दिया, उसको उसको थियरी बना दी, है ना। तो ये इंडक्शन हो जाता है, इंडक्टिव अप्रोच हो जाती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्षेत्र अनुसंधानकर्ता द्वारा किस युक्ति द्वारा व्यवस्थित रूप से अवलोकनों का अभिलेखीकरण किया जाता है। हालांकि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो फील्ड रिसर्चर है वो जो फील्ड पे ऑब्जर्व करेगा, ये नहीं कह रहे कि वो कुछ सर्वे कर रहा है या कुछ डेटा भर रहा है। वो बस ये कह रहे हैं इस प्रश्न में कि जो हम फील्ड पर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी ऑब्जर्वेशंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो वैसे तो इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग जिसे आजकल डायरी कहते हैं, तो कहा जाता है कि जब आप फील्ड पे जाएं तो अपने साथ एक डायरी कैरी करें। और उस डायरी का उद्देश्य क्या होता है? उस डायरी का उद्देश्य होता है कि वे सभी घटनाएं जो कि आप ऑब्जर्व करेंगे उन्हें आप एक जगह नोट कर लीजिए, एक उनकी लिस्टिंग कर लीजिए। तो उसको हम अवलोकन अनुसूची कह देते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो अवलोकन अनुसूची हो जाएगा। अच्छा, अगर कुछ लोगों ने इसका आंसर साक्षात्कार अनुसूची लगाया है तो वो गलत है, क्योंकि साक्षात्कार अनुसूची तो रिस्पोंडेंट से पूछ के हम भरते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अवलोकनों का भी अभिलेखीकरण पूछा गया है ना, कि ऑब्जर्वेशन जो आप देख रहे हैं उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं पूछा गया कि हम जो रिस्पोंडेंट बताएगा उसे कैसे करेंगे। तो इसका सही जवाब अवलोकन अनुसूची हो जाएगा। अगर ये लिखा होता कि हम रिस्पोंडेंट से, उत्तरदाता से प्रपत्र कैसे भरते हैं, या फिर हम रिस्पोंडेंट से कैसे डेटा इकट्ठा करते हैं, तो हम साक्षात्कार अनुसूची लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया कि अवलोकनों द्वारा, यानी सिर्फ देख करके। ठीक है, तो इसका सही जवाब अवलोकन अनुसूची हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने परिभाषित किया कि वैयक्तिक अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है? क्वेश्चन नंबर 70, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। द केस स्टडी इज अ फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्विंग वेरी केयरफुल एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सन, अ सिचुएशन और एन इंस्टीट्यूशन। तो जो क्वेश्चन नंबर 70 है, कहीं कहीं पर मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं पर इसका आंसर पीवी यंग मिलता है, कहीं कहीं पर इसका आंसर गुडे एंड हार्ट मिलता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जगहों पर इसका आंसर मिला, क्योंकि इसी क्रम में मैंने कई जगह इसको, जब कन्फ्यूज़न हुई तो मैंने इसे कई जगह देखा, तो फाइनली जो सबसे ज़्यादा जगह पर इस डेफिनेशन मिली मुझे, और जो सबसे प्रमाणिक सोर्स के साथ इग्नू और बाकी जगहों पर दे रहे हैं, वो बीसेंज और बीसेंज दे रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो बीसेंज और बीसेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को समझने के लिए मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, आप सभी जानते हैं डरखाइम ने बात करी, डिवीजन ऑफ लेबर की जो थियरी है उसमें बताते हैं दो तरीके की सॉलिडारिटी, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है पारंपरिक भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? तो अगर ग्रामीण है, भाई पारंपरिक भारतीय समाज तो ग्रामीण है, तो नगरीय शासन तो काट दीजिए आप। धार्मिक अनुष्ठानों से केवल नहीं जुड़ी है, शैक्षणिक अनुसंधानों से नहीं जुड़ी है, बल्कि ऑक्यूपेशनल इंटरडिपेंडेंस से जुड़ी है। यानी वो जानते हैं कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो जजमानी व्यवस्था है वो मुख्य तौर पर व्यवसायिक निर्भरता है। यानी एक, जब कई सारी जो जातियां हैं वो सब आपस में किस प्रकार एक दूसरे पर व्यवसायिक आधार पर निर्भर हैं, इसकी बात जजमानी सिस्टम, हिंदू जजमानी सिस्टम में की गई है, या फिर जजमानी व्यवस्था क्या होती है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। ग्लास सीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग इस बार नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेपर का मुझे लगा बड़ा। ये तो पूछा गया है कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या है, या ग्लास सीलिंग क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लास सीलिंग वो होता है जब हम महिलाओं, अल्पसंख्यकों को कार्यस्थल में आगे बढ़ने में आने वाली अदृश्य बाधाएं, तो जो अदृश्य बाधाएं यानी दिख नहीं रही हैं, जैसे आप इसको शब्द से ही समझ लीजिए कि ग्लास सीलिंग यानी शीशे की दीवार, है ना। शीशे की दीवार, दिख रहा है कि आगे कुछ नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, लेकिन शीशे की दीवार रखी हुई है। तो अदृश्य बाधाएं जो हैं
उसे हम क्या कहते हैं, ग्लास सीलिंग कहते हैं। जब हम महिलाओं के लिए, जो वल्नरेबल मुद्दे हैं हमारे समाज के, महिला, अल्पसंख्यक, दलित, उनके लिए हम क्या कर देते हैं, उनके लिए समाज में कई बार कई अदृश्य बाधाएं होती हैं जिसे ग्लास सीलिंग कह दिया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 लिखा हुआ है, वह कानून जो लिखित संहिताओं की जगह प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों से प्राप्त किया जाता है। एग्जैक्ट इसका एकदम सही जवाब है कि क्रिमिनल कानून तो नहीं हो सकता, वैधानिक कानून भी नहीं हो सकता, ठीक है, और इसका जो है सिविल लॉ भी नहीं होगा, बल्कि कॉमन लॉ होगा। कॉमन लॉ वो होता है, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, अगर आप इसे एक्चुअल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, न्यायिक निर्णय। जो जजेस जो निर्णय सुनाते हैं, कई देशों में ऐसा होता है कि उन निर्णयों से कई लोगों के जो जो लॉ ट्रांसफर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कॉमन लॉ हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समाज की एक विशेषता है? तो जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, अगर आप उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी का या कैपिटलिज्म का जो सबसे मेन कोर पॉइंट है उसकी बात अगर आप करिए, तो उसका जो सबसे कोर पॉइंट है वो ये है कि मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा, यानी वहाँ पर जो बाजार है, जो ओपन मार्केट सिस्टम वहाँ पर देखने को मिलता है, किसी तरीके के बैरियर्स नहीं देखने को मिलते। वो कैपिटलिज्म में पूरी तरीके से जो बाजारीकृत व्यवस्था है वो मुक्त है, फ्री है, वहाँ पर खूब जो है मुक्त बाजार देखा जा रहा है वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 76 पूछा जा रहा है कि जो नौकरशाही है हमारी या ब्यूरोक्रेसी है, उसकी एक विशेषता क्या नहीं है। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि वेबर ने जो नौकरशाही के आदर्श प्रारूप बताए, आइडल टाइप्स बताए, उसमें लिखित दस्तावेज तो है, औपचारिक संगठन है, निश्चित नियम है, लेकिन लचीलापन नहीं है। ब्यूरोक्रेसी कहीं से भी लचीली नहीं है, बल्कि एक सिस्टम, हायरार्किकल सिस्टम पर चलती है। लचीला कैसे हो जाएगा? तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक तरीके की हायरार्किकल व्यवस्था है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि पहले भाई एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, ऐसे करके मतलब पूरा एक सीक्वेंस बना हुआ है, उस सीक्वेंस से आप चलिएगा, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगा 77 में। देखिए यहाँ पर निर्जातीयता लिखा हुआ है कि निर्जातीयता की अवधारणा को अच्छे से वर्णित किया गया है। तो निर्जातीयता का तो मतलब होता है सांस्कृतिक अध्ययन, एथनिसिटी जिसको बोलते हैं। भाई निर्जातीयता जो है, इसका सही जवाब होता है एथनिसिटी। सही हिंदी जो जो सही इसकी अंग्रेजी है वो एथनिसिटी है, लेकिन जैसे ही आप अंग्रेजी वाला देखेंगे यहाँ पर एथनोसेंट्रिज्म लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार अंग्रेजी का टर्म जरूर देख लिया करिए, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने निर्जातीयता लिख दिया, जबकि यहाँ पर निर्जातीयता नहीं, इसका जो सही हिंदी अनुवाद है वो निर्जाति केंद्रवाद होना चाहिए था। ठीक है, तो इसका जो सही हिंदी अनुवाद हो जाएगा वो नृजाति केंद्रवाद हो जाएगा। क्या होता है नृजाति केंद्रवाद? कि भाई हमारी जो संस्कृति है, जो एथनोसेंट्रिज्म में क्या कहते हैं, हमारी जो कल्चर है वो सबसे सुपीरियर है, बाकी सबको इन्फीरियर समझना। अपनी संस्कृति को सुपीरियर समझना और बाकी सबको इन्फीरियर समझना ही क्या कहलाता है? नृजाति केंद्रवाद कहलाता है। कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कॉन्सेप्ट दिया है हमारे समनर भाई साहब ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विशेषता से जुड़ी हुई है? तो जो कल्याणकारी राज्य है, या जो क्या बोलते हैं इसको, आ, जो वेलफेयर है ना, वेलफेयर स्टेट का क्या काम है? वेलफेयर स्टेट किस पर चलता है? वेलफेयर स्टेट की एकमात्र चीज़ ये है कि भाई सबको न्याय मिले, सबको रोजगार मिले, सबका जनता के हित में काम करे ना, जनता के कल्याण के लिए जो काम करता है राज्य, उसे वेलफेयर स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट यानी कि जो व्यक्ति या फिर जो पूरी तरीके से सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए बेहतर काम करे, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं। तो इसकी विशेषता बी हो जाएगी, इसे क्वेश्चन नंबर 78 का बी हो जाएगा। 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सत्ता उन लोगों के हाथ में केंद्रित होती है जिनके पास समाज के भीतर आर्थिक नियंत्रण होता है? तो बिना कुछ सोचे समझे अगर आर्थिक नियंत्रण की बात हो रही तो कह रहे हैं भाई पावर भी उन्हीं के पास जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो मार्क्स हो जाएगा। ऐसे ही थोड़ी ना मार्क्स को इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट कहा जाता है, क्योंकि मार्क्स कह रहे हैं हर चीज़ इकोनॉमी से ही कंट्रोल हो रही है।
तो मार्क्स का मानना है कि आर्थिक नियंत्रण महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है, यानी मॉडर्नाइजेशन क्या है। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब परंपराओं का त्याग तो बिल्कुल भी नहीं होता है, शहरी केंद्रों का पतन तो बिल्कुल भी नहीं होता है, धार्मिक कट्टरवाद में वृद्धि तो बिल्कुल नहीं होती है। तो क्या होता है, आर्थिक विकास की दशा में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक, जो सोशल चेंज आएगा, जो परिवर्तन आएगा, वो सामाजिक परिवर्तन आए, आर्थिक परिवर्तन आए, बदलाव आए। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन जो है वो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम आधुनिकीकरण कहते हैं। क्योंकि परंपराओं का त्याग करने से आधुनिकीकरण थोड़ी आ जाएगा। परंपराओं, भाई डीपी मुखर्जी तो यही बात कह रहे हैं, मॉडर्निटी और इंडियन ट्रेडिशन की जो बात हो रही है। तो आधुनिकीकरण का मतलब परंपराओं का त्यागना नहीं है, बल्कि परंपराओं के साथ आधुनिकता का अनुकूलन करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक, बहुत ही फेमस किताब है, आप सभी जानते हैं। सही जवाब है इसका आंसर जीएस घुरिये। ठीक है, तो जीएस घुरिये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। परंपरागत भारतीय समुदायों में कृषक सामाजिक संरचनाओं में किस ढांचे के भीतर संगठित किया गया है। ठीक है, क्या है भाई, आइए देखते हैं। ग्रामीण समुदायों में कृषक सामाजिक संरचना को किस ढांचे में रखते थे। तो भाई नगरीय और औद्योगिक में तो रखेंगे नहीं, जजमानी में रख सकते हैं। तो जजमानी सिस्टम जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही क्वेश्चन है वो हमारा जजमानी व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत में निम्नलिखित में से कौन से कदम भूमि सुधारों के संबंध में उठाए गए। भूमि सुधारों के संबंध में जो सबसे पहला कदम उठाया गया वो मीडिएटर्स खत्म किए गए, जो मध्यस्थ थे वो खत्म कर दिए गए। पट्टेदारी में सुधार किया गया, भूमि जोत सीमा का निर्धारण किया गया, ये तीनों ही काम किए गए। तो इसका जो सही जवाब है वो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 84 क्या है भाई, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि संबंधी संकट आजीविका की तलाश में नगरों में प्रवसन का एक कारण नहीं है, यानी नगरों में प्रवसन किसकी वजह से नहीं होता है, ये पूछा जा रहा है। और होता तो इन सभी की वजह से, लेकिन कृषि से रिलेट होना चाहिए वो बिंदु। तो कृषि का स्वास्थ्य सुविधाओं से मुझे नहीं लगता कोई लेना देना है, तो इसका सही जवाब डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एट क्वेश्चन नंबर 85, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बताया किसान आंदोलन दिए हैं और उनके सही स्थानों को आपको मिलाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ है। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था। तो ए को 4 से मिलाया गया है, देखिए है ना। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब मोपला विद्रोह कहाँ होगा, मालाबार में हो जाएगा। तेलंगाना कहाँ हो जाएगा, इसी से जो है कहने का मतलब यह है कि जो सारे एक अगर आप मिला लेते हैं तो आपको बाकी सारी भी चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, लुइस वर्थ के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सी नगर की विशेषता नहीं है भैया, नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो एनोनिमिटी तो होती है, खूब होती है। दिखावा भी खूब करते हैं एक दूसरे को, अपने चाहे पैसे का करें चाहे रुपये का करें, खूब दिखावा करते हैं। और ट्रांजिएंसी यानी अस्थिरता, क्षण भंगुरता, अल्पकालीनता, जो भी आप इसे कहना चाहें, ये भी खूब देखने को मिलती है। तो जीवन की धीमी गति नहीं है, जो गति है वो बिल्कुल धीमी नहीं। आप चले जाइए दिल्ली, आप धीमे चलिए, देखिए आदमी आपके ऊपर से कैसे निकलता है। तो इसका सही जवाब जीवन की धीमी गति हो जाएगा, क्योंकि जीवन की धीमी गति नगरीय विशेषता नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार एक कस्बे की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पर 1961 पूछा गया है। तो 1961 की जनगणना के अनुसार जो एक कस्बे की जनसंख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 5,000। 5,000 से ज़्यादा हो, माने 5,000 हो तब उसे कस्बा घोषित करेंगे। तो इसका सही जवाब 5,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके नेट के पेपर के लिए भी,
गेटेड कम्युनिटी से क्वेश्चन है, गेटेड कम्युनिटी में किस आय वर्ग के लोग रहते हैं? तो भाई निम्न आय वर्ग तो कहाँ ही रह पाएगा, वहाँ उच्च आय वर्ग रहता है। जो हाई क्लास के लोग होते हैं, जो इन्हें हम HIG कहते हैं, हाई इनकम ग्रुप, है ना। तो HIG जो लोग हैं वो वहाँ पर निवास करते हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कस्बों में सबसे अधिक मलिन बस्तियां किस प्रदेश में दर्ज की गई? देखिए भाई, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा। वैसे तो जो सबसे नंबर 1 पर है, अगर 2011 के आधार पर आप देखेंगे, तो नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा मलिन बस्तियां हैं तमिलनाडु में, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे अधिक मलिन बस्तियां हैं वो हैं मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही जवाब मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है 161 मलिन बस्तियां हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, पैट्रिक गिडिस ने नगर विकास के कितने स्तर बताए हैं? पैट्रिक गिडिस ने नगर विकास के कितने स्तर बताए हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि पैट्रिक गिडिस ने जो नगर विकास के स्तर बताए हैं वो 5 स्तर बताए हैं, लेकिन वो 5 स्टेजेस इस ऑप्शन में है नहीं। तो इस हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा और ये MPPSC डिलीट कर देगा, देखिएगा आप, है ना। यानी जो ये वाला सवाल है ये वो MPPSC खुद ही काट देगा, इसका नंबर सबको मिलेगा, क्योंकि पैट्रिक गिडिस ने जो नगर के विकास के स्तर बताए हैं, जो जो नगर बताए हैं कितने होने चाहिए, वो 5 होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको ये भी बता देंगे। तो जो 5 तरीके के जो नगर हैं वो इन्होंने यहाँ पर बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तेभागा, नक्सली और भूमि कब्जा जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन किसके द्वारा उभरे हैं? ये जो 5 नगर अगर आप बताइएगा तो इसमें पैलियो टेक्निक, ईओ टेक्निक, नियो टेक्निक, मेटा टेक्निक और बायो टेक्निक, ये 5 तरीके के नगर जो है पैट्रिक गिडिस ने बताए, 5 स्टेजेस बताई हैं कि कैसे कैसे नगर विकसित होता है, जिसमें बताते हैं वो फिर से वही पुरानी स्थिति में आ जाता है, फिर से डिग्रेड होने लगता है। तो वो 5 स्तर बताए हैं, जबकि इसमें 5 ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तेभागा आंदोलन, नक्सली आंदोलन, भूमि कब्जा जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन कैसे निकलते हैं भैया, इनका उद्देश्य क्या है, ये किस आधार पर विकसित हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की थियरी से सब प्रेरित हैं और साम्यवाद की बात करते हैं, तो साम्यवादी विचारधारा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, किसके अनुसार किसी भी प्रकार के सामूहिक व्यवहार की घटना, चाहे वो दहशत, दंगे, सुधार, क्रांतिकारी आंदोलन, संरचनात्मक दबाव के कारण घटित होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थियरी है, यहाँ पर देखो एक बात और भी समझ लीजिए, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थियरी है आंदोलन के संदर्भ में, वो वैसे तो स्ट्रेन थियरी आप मर्टन में पढ़ते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थियरी है नील्स जे स्मेल्सर की है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा भैया वो हमारा नील जे स्मेल्सर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, ये संरचनात्मक तनाव पूछा गया है ना, संरचनात्मक तनाव या दबाव की स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, तो इसका जो सही जवाब है वो नील जे स्मेल्सर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। समाज एक नैतिक घटना है, कौन ही कहेगा ये बात? तो इसका जो सही जवाब है वो डर्खाइम हो जाएगा, एमिल डर्खाइम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, कोहेन और अराटो ने नागरिक समाज के कितने दायरे बताए हैं? तो ये वाला जो प्रश्न है कि कोहेन और अराटो ने कितने दायरे बताए हैं, तो इसके इन्होंने 3 दायरे बताए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब इन्होंने पूछा है कि नागरिक समाज को इन्होंने किस दायरे में रखा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए उन्होंने जो 3 दायरे बताए हैं उसमें से इसे तीसरे दायरे में रखा है। तो इस हिसाब से 2 दायरे और होने चाहिए। तो पहला है स्टेट, यानी पहले नंबर पर वो कहते हैं राज्य आएगा, दूसरे नंबर पर वो कहते हैं इकॉनमी आएगा, और तीसरे नंबर पर जो है वो कहते हैं सिविल सोसाइटी आएगा। तो ये 3 दायरे जो है उन्होंने
बताए हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि नेट का जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उनमें भी एक यूनिट है ये इससे रिलेटेड, एक यूनिट 5 शायद, एक स्टेट वाली जो है उससे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भूमि जोत आकार के आधार पर कृषकों का वर्गीकरण किसने किया? तो आप जानते हैं मालिक, है ना, किसान, मजदूर, किसने बांटे हैं? मालिक, किसान, मजदूर। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा मालिक, किसान और मजदूर, ये डेनियल थॉर्नर हो जाएगा। डेनियल थॉर्नर ने 3 तरीके की चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, मालिक, किसान और मजदूर, जोत के आधार पर, कि जो है पहला तो हमारा मालिक हो जाएगा, फिर किसान हो जाएगा और मजदूर हो जाएगा। 3 तरीके के कृषकों का वर्गीकरण यहाँ पर इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, नारीवादी पर्यावरणवाद का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? नारीवादी पर्यावरण का सिद्धांत पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो जो नारीवादी पर्यावरण सिद्धांत है ये हमारा बीना अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। हालांकि है लीला दुबे भी, लेकिन थ्योरेटिकल इन्होंने पूछा है ना, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ फेमिनिज्म, तो ये बीना अग्रवाल इसका ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सही जवाब बीना अग्रवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पर आप एक बार ऐसा करिए, पीछे वाले जो आपका क्वेश्चन नंबर 95 है इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। जो 95 है भूमि जोत के आकार के आधार पर पूछा है, तो इसका एक उत्तर आंद्रे बेत्ते भी हो सकता है। ठीक है, आंद्रे बेत्ते ने भी जो है 4 तरीके के जो कृषक हैं वो बताए हैं। बड़े कृषक बताए हैं, जो सबसे बड़े बड़े किसान हैं। दूसरे नंबर पर बताया है छोटी कृषि भूमि वाले मतलब जिनके पास छोटी कृषि भूमि है। ठीक है, तीसरे नंबर पर वो कहते हैं वो लोग आएंगे जो बटाई पर कार्य करते हैं। और चौथे नंबर पर वो आ जाएंगे जिनके पास कुछ नहीं है और वो दूसरे के खेतों में मजदूरी पर कार्य करते हैं। तो इसका एक सही जवाब आंद्रे बेत्ते हो जाएगा। डेनियल थॉर्नर आप हटा दीजिए, इसका सही जवाब जो है वो आंद्रे बेत्ते हो जाएगा। डेनियल थॉर्नर ने तो वो अलग आधार पर बांटा है, मालिक, किसान और मजदूर। इसका सही जवाब आंद्रे बेत्ते हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, 97, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के प्रथम सत्र के अध्यक्ष रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा महारानी चिमनाबाई गायकवाड़। ये इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का सही जवाब हो जाएगा महारानी चिमनाबाई गायकवाड़। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, डैश भारत सरकार की एक पहल है जो ग्रामीण भारत में किसानों तक कृषि विस्तार और अन्य जानकारी पहुंचाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब जो है वो ई चौपाल है। ई चौपाल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि उन्होंने सरकार के साथ किसानों को ग्रामीण भारत में और उसकी जानकारी जो है जोड़ा हुआ है उसके साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है भूदान ग्रामदान आंदोलन का अध्ययन किस समाजशास्त्री ने किया? तो इसका सही जवाब टी.के. ओमेन हो जाएगा। चमत्कारी सत्ता बताते हैं कि चमत्कारी सत्ता जो है वो होती है और किसी तरीके से सामाजिक आंदोलन में वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसका जो सही जवाब है वो टी.के. ओमेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, देखते हैं किसने आंदोलन को किसान संघर्ष और कृषि संघर्ष में बांटा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा ही जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो A.R. देसाई हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, A.R. देसाई है इसका। A.R. देसाई ने किसान आंदोलन को किसान संघर्ष और कृषि संघर्ष में बांटा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बाजार का प्राथमिक कार्य है? तो बाजार का प्राथमिक कार्य क्या होना चाहिए भाई? डिमांड सप्लाई कंट्रोल करना होना चाहिए। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 101 है इसका सही जवाब सी हो जाएगा कि आपूर्ति और मांग के माध्यम से संसाधनों का आवंटन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग समाज में आर्थिक आधार का मुख्य तत्व क्या है? तो आर्थिक आधार का मुख्य तत्व क्या होता है जो कि कार्ल मार्क्स बताते हैं, जिसको कि वो कहते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, आधुनिक पूंजीवादी समाजों में संपत्ति के अधिकार मुख्य रूप से किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? तो भाई आधुनिक समाजों में किसके द्वारा लागू किए जाएंगे? सरकारी के द्वारा ना किए जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट लॉज हैं, गवर्नमेंट लॉज जो हैं वही लागू करता है। ठीक है, कि भाई किसके पास कितनी संपत्ति है, कौन कितना रखेगा,
तो जो मुख्य अधिकार हैं वो लागू किए जाते हैं सरकारी कानूनों के आधार पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 लिखा हुआ है, एक कल्याणकारी राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो एक कल्याणकारी राज्य की सबसे बड़ी क्या विशेषता है भैया? सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो लोक सेवाओं का प्रावधान करे, पब्लिक सर्विसेज का ध्यान रखे, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। यही तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है वेलफेयर स्टेट की। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट की सबसे बड़ी विशेषता लोक सेवाओं का प्रावधान है। अगला सवाल बहुत ही सरल आ गया है, लिखा हुआ है द गिफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो द गिफ्ट थियरी है, द गिफ्ट थियरी के लेखक या द गिफ्ट बुक के लेखक मार्शल मॉस हैं। ठीक है, मार्शल मॉस की बुक है द गिफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने मार्ग हैं? तो इसके 2 मार्ग हैं। कौन कौन से हैं आइए आपको बताते हैं। पहला नंबर पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मार्ग, ऑटोमेटिक पाथ है, और दूसरा गवर्नमेंट पाथ है, गवर्नमेंट पाथ। तो ये ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट 2 तरीके के पाथ यहाँ पर वो बताते हैं। ठीक है, 106 क्वेश्चन नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 107 देखते हैं, 107 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विकास धारणा किस पर जोर देती है? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका मतलब है विनाश बिना विकास, मतलब बिना विनाश किए अगर आप विकास कर सकते हैं तो आप करिए, क्योंकि आज का विकास आप करेंगे और आने वाली पीढ़ियां क्या फिर भीख मांगेंगी क्या? तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा विनाश बिना विकास, यानी बी वाला, कि हम भविष्य की पीढ़ियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। भाई आप तो नहा लेंगे पानी ज़्यादा खर्चा करके, लेकिन पता चले 4 पीढ़ी बाद आपका बेटवा कैसे नहाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो विनाश बिना विकास जो है हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 किताबें मिलाने के लिए दी गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एन ओकले की बुक क्या है। एक किताब अगर आप मिला लें तो आपको बाकी सारी किताबें ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा भैया वो हो जाएगा हमारा सी वाला। ठीक है, तो एन ओकले की बुक का नाम है द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क। ठीक, और थॉमस पिकेटी जो हैं इनकी बुक का नाम है द कैपिटल इन द 21st सेंचुरी। और एम जे पियोरे की बुक का नाम है द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड पॉसिबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। और के ओहमाए की बुक का नाम है द बॉर्डरलेस वर्ल्ड पावर एंड स्ट्रेटजी इन इंटरलिंक्ड इकोनॉमी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन उद्योग का प्रमुख घटक है? तो कृषि कहाँ से आ गया, खनन कहाँ से आ गया, विनिर्माण कहाँ से आ गया? जो सबसे ज़्यादा पर्यटन उद्योग में चलता है ना, हॉस्पिटैलिटी चलती है, आइए ये होटल दिलाइए, है ना, गाड़ियाँ आ रही हैं, होटल आ रहे हैं, बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी से ही तो खर्चा निकालते हैं ना जी। तो इसका सही जवाब हॉस्पिटैलिटी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 लिखा हुआ है, सापेक्ष निर्धनता को परिभाषित किया जाता है, यानी जो रिलेटिव पावर्टी है वो क्या होती? तो आपको पता होना चाहिए ना, पावर्टी 2 तरीके की होती है। टोटल पावर्टी जिसमें बेसिक चीज़ों का भी अभाव होता है, और दूसरे नंबर पर आ जाता है रिलेटिव पावर्टी। तो रिलेटिव पावर्टी क्या होता है? फलां के पास आईफोन है सर, हमारे पास नहीं है। तो ये इस तरीके की जो भाव है वो रिलेटिव पावर्टी में आता है, यानी किसी विशिष्ट समाज में दूसरों की तुलना में गरीब होना। आप गरीब नहीं है लेकिन दूसरों की तुलना में आप स्वयं को गरीब मानते हैं, इसको हम सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 लिखा हुआ है, सांस्कृतिक पारिस्थितिकी यानी कल्चरल इकोलॉजी पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। कल्चरल इकोलॉजी जो टर्म था जिसको कॉइन किया था वो दिया था जूलियन स्टीवर्ड ने। ठीक है, तो इसका सही जवाब जूलियन स्टीवर्ड हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 112 निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इशू अटेंशन साइकिल की अवधारणा दी है? तो इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने इशू अटेंशन साइकिल की अवधारणा दी है? तो इसका जो सही जवाब है वो एंथोनी डाउन्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 112 है इसका सही जवाब एंथोनी डाउन्स हो जाएगा। इन्होंने इशू अटेंशन साइकिल की अवधारणा पर्यावरण के संदर्भ में बताई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 नगरों के जन्म तथा यातायात के साधनों में संबंध पर आधारित थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसने बताया है?
थियोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। अब यहाँ पर तो आपको भैया कंफ्यूज हो जाइएगा आपकी लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो रेडक्लिफ ब्राउन नहीं होगा, है ना, रूथ बेनेडिक्ट नहीं होगा, हटिंगटन तो नहीं होगा, बचा क्या, चार्ल्स कूले बचा। तो जो थियोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उसका सही जवाब है चार्ल्स कूली। चार्ल्स कूले बताते हैं कि किस तरीके से नगर जो है, नगर तब बनेंगे जब उनमें ट्रांसपोर्टेशन, भाई आसानी से जब आप आ जा पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, तभी तो नगर बनेगा, तभी तो आप उसके साथ बढ़िया फैमिलियर हो पाइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थ्योरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को चार्ल्स कूली या कूले, जो भी आप इसे कहना चाहें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं? तो आपको पता होना चाहिए, बड़ा सरल सवाल आ गया है। इसका सही जवाब डार्विन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है वो डार्विन साहब की है। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति, पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई थी, ये पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है, देश आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1952 में। 1952 में पहली वन नीति, जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी आई वो 1952 में आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, कोई बात नहीं। पानी के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा सामाजिक बहिष्करण को सामाजिक समावेशी बनाने हेतु सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? यानी जो पानी वाली दिक्कत है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि पानी के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए सरकार क्या कर सकती है। तो भाई सरकार क्या करेगी? अब यहाँ पर इन्होंने ये मेंशन कर दिया कि सरकार को ही करना है, तो स्वैच्छिक संगठनों को तो हम हटा ही दें कि भाई सरकार करेगी ना, काम किसका है, सरकार का है, तो सरकार को करने दीजिए। तो सरकार कैसे करेगी? बहिष्कृत लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त तो तुरंत थोड़ी बना देगी, छड़ी घुमाई और आर्थिक रूप से सशक्त बन गया, है ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बल्कि क्या करना चाहिए, पानी के अधिकार को मौलिक अधिकार में लाना चाहिए कि हाँ भाई, जैसे जीवन जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, उसी तरीके से पानी का अधिकार भी सबका फंडामेंटल राइट है, सभी को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए पीने के लिए, तो इसके लिए प्रावधान बनाने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, किस वर्ष में विश्व का पहला जलवायु सम्मेलन आयोजित हुआ? तो इसका जो सही जवाब है, विश्व का पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, पहला क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कब आयोजित की गई थी ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1979, 1979 में, 1979 में विश्व का पहला क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है पृथ्वी सम्मेलन, एनवायरमेंट से भी देखिए क्वेश्चन आ गए। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए कि रियो डी जेनेरो जिसको बोलते हैं, भूशिखर सम्मेलन जिसको बोलते हैं, वो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। ब्राज़ील में एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119, जनसंख्या के मुद्दे जैसे हैजा, दस्त, टाइफाइड रोगों के लिए कौन सा पर्यावरण कारक जिम्मेदार है? तो भाई ये जितने भी रोग हैं ना जी, ये सब कैसे होते हैं पता है? पानी की दिक्कत से होते हैं। तो 119 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा स्वच्छ जल, स्वच्छता की सीमित उपलब्धता, इनके कारण ही सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, किस दशक को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के तौर पर देखा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब, इसका जो सही उत्तर है वो 1990 से 2000, यानी 1990 से 2000 के बीच का जो डिकेड है, डिकेडल रिडक्शन जो हुआ सबसे ज़्यादा इस सॉरी है ना, न्यूनी सबसे कम इसमें यहाँ पर देखा जाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन सरल है थोड़ा सा, सोशल एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए सोशल एंथ्रोपोलॉजी बुक के लेखक कौन है भैया। तो इसका जो सही जवाब है वो इवांस प्रिचार्ड है। इवांस प्रिचार्ड ने सोशल एंथ्रोपोलॉजी नामक बुक लिखी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार नेट के पेपर में भी पूछा जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि इरावती कर्वे ने अपनी बुक में किन नातेदारी पैटर्न को बताया है जिसको कि आपको कूट के द्वारा बताना है। आइए देखते हैं। तो क्या बताया है इरावती कर्वे ने? उत्तरी क्षेत्र में भारत यूरोपीय या सांस्कृतिक संगठन, ठीक है, बताया है, बिल्कुल सही बताया है ना। अगर आप इरावती कर्वे पे एक डिटेल्ड वीडियो पढ़ा है उसे देखें तो आपको वहाँ पर वो सारी बातें पता चलेंगी।
और क्या बताया है? दक्षिण क्षेत्र में द्रविड़ियन नातेदारी चलती है, बिल्कुल चलती है, ये भी बताया है। और पूर्व में मुंडारी पैटर्न चलता है, यानी पूर्व की जो असम वाला रीजन है, ये वाला जो सॉरी ये तो बढ़िया नहीं बना है ना, जो ये वाला रीजन है इसमें क्या पाया जाए, जो नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर मुंडारी पैटर्न पाया जाएगा। ठीक है, पूर्व में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 हो जाएगा, जबकि तीसरा जो है वो सही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं हो रही है। 1, 2 और 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 पूछा गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कौन से साल में हुई? यानी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन कब बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 123 पूछा गया, तो इसका सही जवाब 1992 है। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इस पेपर का सबसे अच्छा सवाल जो मुझे लगा दोस्तों, जो सबसे बढ़िया सवाल मुझे इस पूरे पेपर में लगा, वो था ये क्वेश्चन नंबर 124, नेटो लोकल। आपने पढ़ा होगा जनरली, हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन कई बार क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो करके, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप क्या कर देते हैं ना, कई बार गलत कर देते हैं चीज़ों को। तो जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे लगा अरे नेटो लिखा है, जबकि इसे नियो होना चाहिए था, मतलब ऐसा मुझे लगा, लेकिन ऐसा है नहीं, उसने नेटो लोकल ही पूछा है। ठीक है, अब ये नेटो लोकल क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा कि नेटो लोकल क्या होता है, क्योंकि इसमें से एक ऑप्शन है कि शादी के बाद जोड़ा साथ नहीं रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, एक नए पति या पत्नी में से रिश्तेदारों के साथ रहता है, दुल्हन के परिवार के साथ रहता है। तो आपको नेटो, ये सब तो बात की बातें हैं, पहले तो आपको नेटो लोकल पता है कि नहीं पता, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आप, अगर नहीं पता है तब तो अलग बात है ना। तो क्या हो गया भाई, नेटो लोकल क्या होता है, जब शादी के बाद एक जोड़ा एक साथ नहीं रहते हैं लेकिन अपने परिवार के साथ रहते हैं। पति क्या करता है, पति सूर्योदय से, मतलब सूर्यास्त होने से बाद और सूर्योदय के पहले जाता है मिलने, और मिल करके वापस चला आता है, ज़्यादा देर रुकता नहीं है वहाँ पे। ठीक है, रात में पति से शाम को मिलने जाता है और तुरंत वापस चला आता है, तो इसको नेटो लोकल कहते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो नेटो लोकल पैटर्न है, ये चाइना में कुछ ट्राइब्स में प्रैक्टिस किया जाता है, और इंडिया में गारो ट्राइब में प्रैक्टिस किया जाता है। जो गारो जनजाति है हमारी, वहाँ पर इसे प्रैक्टिस किया जाता है, और वहाँ पर इसे वॉकिंग प्रैक्टिस या फिर वॉकिंग हस्बैंड से, इसको आप अगर देखेंगे तो वॉकिंग प्रैक्टिस देखने को मिलती है। क्या भाई, पति शादी के बाद पति पत्नी अपने अपने घर पे रहेंगे जैसे पहले रहते थे, बस अंतर इतना हो जाएगा, अब हर शाम को पतिदेव जो है अपनी पत्नी से, धर्म पत्नी से मिलने के लिए वहाँ पर जाएंगे, और थोड़ी देर की बैठकी के बाद वापस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, दहेज निषेध अधिनियम की कौन सी धारा? देखिए भैया, आजकल एमपी सेट भी अपडेट हो गया, लग रहा है कि बहुत जल्द ही पेपर बनाया है, जिस तरीके की खबरें आजकल न्यूज़ में चल रही हैं। तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा दहेज शब्द को परिभाषित करती है, पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है कि धारा 4, जो धारा 4 है वो इसको सही तरीके से परिभाषित करती है दहेज शब्द को। ठीक है, कि जो जो धारा है, धारा 4, वो इसको सही तरीके से बताती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 पूछा गया है, कौन सी जनजाति मात्र सत्तात्मक समाज पाया जाता है? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि गारो जनजाति जो है वो मात्र सत्तात्मक समाज में पाई जाती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लेकिन एक सेकेंड, हाँ सॉरी, ये जो 125 वाला इसे सही कर लीजिए, सॉरी। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 125 है, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 125 का सही जवाब बी हो जाएगा। धारा 2 जो है उसको सही तरीके से डिफाइन करती है, सॉरी, है ना, धारा 2 उसको सही तरीके से डिफाइन करती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, मिताक्षरा पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, दो कानून चलते हैं, दाय भाग और मिताक्षरा। तो क्या है मिताक्षरा कानून, मिताक्षरा कानून क्या कहता है, ये पूछा जा रहा है। तो मिताक्षरा कानून कहता है कि भाई ठीक है, कि मिताक्षरा केवल पुरुष सदस्यों को व्यवसाय में सहवारिस बनाए, को पार्सिनरी जिसको बोलते हैं, कि
बेटे से दादा से पिता को, पिता से बेटे को, ऐसे ट्रांसफर होगा मामला। तो पहली बात सही है। अगला क्या है, मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर कानूनी टिप्पणी है जो जन्म से विरासत यानी हेरिटेज बाई बर्थ, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही, यानी पहला दूसरा सही है। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार बेटी को भी संपत्ति में से समान हिस्सा, हाँ ठीक है, ये तो चेंज कर दिया गया उसमें। और यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल और असम जैसे प्रदेशों को छोड़कर पूरे भारत में प्रचलित है। और इसमें पूछा क्या गया है, सही कथन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही कथन है वो क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ये तीनों ही बातें जो है सही हो जाती हैं, क्योंकि ये तीनों ही बातें इस संदर्भ में सही हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4। क्योंकि जो असम का क्षेत्र है, असम, उड़ीसा, बंगाल, वहाँ पर, बिहार के कुछ हिस्सों में ये नहीं प्रचलित है, बाकी पूरे भारत में मिताक्षरा चलता था, ज़्यादातर हिस्सों में लागू होता था। ठीक है, अच्छा दूसरा देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग ने किस वर्ष में महिला सशक्तिकरण के लिए नीति तैयार की। क्वेश्चन नंबर 128 पूछा गया है, तो इसका सही जवाब 2001 है। 2001 में उसने वो नीति बनाई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत इनमें क्या क्या शामिल है। तो भाई ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, कूट के द्वारा उत्तर देना है ना, ये भी शामिल है। तो इसके आंसर सही हो जाएगा 1, 2, 3 और 4, ये तीनों ही बातें उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 129 है, इसका सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 130, बहुपति परिवार में कौन कौन सम्मिलित है। जो बहुपति यानी पॉली एंड्री, जो पॉली एंड्री वाली फैमिली होगी उसमें क्या होगा। तो पॉली एंड्री है यानी पत्नी एक होगी, तो एक पत्नी होगी और उसके सभी पति होंगे, जितने भी उसके पति होंगे, और उसके सभी बच्चे होंगे। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, जैसे टोडा में पाया जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। 131 एक आधुनिक प्रौद्योगिकी का पूर्ण रूप है, लेज़र। लेज़र आप जानते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है लेज़र का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 131 जो है, इसका सही जवाब है ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये वाला जो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं, आइए। निम्नलिखित में से किस लेखक का मत है कि टाइम स्पेस कॉम्प्रेशन प्रक्रिया के द्वारा विश्व परिवर्तित हो गया है। तो इसका सही जवाब भैया हार्वे है। डेविड हार्वे एक मॉडर्न और ग्लोबलाइजेशन पर काम करने वाले थिंकर हैं। इसका सही जवाब टाइम स्पेस कॉम्प्रेशन है। ठीक है, यानी डेविड हार्वे ने इस बारे में बात करी है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रवाह स्थान की चर्चा की है, यानी स्पेस ऑफ फ्लोस। कोई भी बता देगा, द राइट आंसर विल बी मैनुअल कैसल्स। मैनुअल कैसल्स ने इस बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो सामाजिक, व्यवसायिक, शैक्षिक या अन्य उद्देश्यों हेतु आमने सामने की तुलना में प्रमुख रूप से न्यूज़लेटर, टेलीफोन, ईमेल, संचार माध्यमों, फेसबुक पर जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल कम्युनिटी कहते हैं। वर्चुअल कम्युनिटी में कोई किसी के आमने सामने नहीं जुड़ा होता, लेकिन वो सब लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रित मीडिया का भाग नहीं है। तो मुद्रित मीडिया का भाग क्या नहीं है भैया, मुद्रित मीडिया का भाग इंस्टाग्राम नहीं है, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया थोड़ी ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसका इंस्टाग्राम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ई अभिशासन का एक अंग नहीं है। तो गवर्नमेंट सिटीजन होना चाहिए, सरकार गवर्नमेंट का बिजनेस से भी होना चाहिए, गवर्नमेंट का सोसाइटी से भी होना चाहिए। पति पत्नी या स्त्री पुरुष के बीच में सरकार क्या करेगा जी। तो इंटरफेस बिटवीन मेन एंड वीमेन इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये इसका एक अंग नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। आईटी अधिनियम 2000 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा साइबर क्राइम या साइबर टेररिज्म की सजा आपको देती है। ठीक है,
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसकी जो सही धारा है वो 66F है। धारा 66F के माध्यम से जो है उसकी सजा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 137 का सही जवाब 66F हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समाज में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के असंतुलित वितरण या अंतर को विवेचित करने वाले पद को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? डिजिटल डिवाइड कहा जाता है कि एक है हैव और एक है हैव नॉट, यानी एक के पास है और एक के पास नहीं है क्या? डिजिटल रिसोर्सेज। तो इसे हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा ई हेल्थ को स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों एवं जन स्वास्थ्य को सहायता देने हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग करने वाले पद के रूप में बताया है? यानी ई हेल्थ किसने बताया? नॉर्मल आप ई हेल्थ समझिए, तो ये बताया है भैया WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना किस साल हुई थी? क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा गया है। तो जो भैया इसकी स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी, 1945 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 141, धार्मिक प्रतीकों की गहन प्रेरक शक्ति की व्याख्या के लिए, यानी किसकी व्याख्या हो रही है? सिंबल का इंटरप्रिटेशन हो रहा है। आंसर अब तक पता चल गया होगा, सिंबल्स का इंटरप्रिटेशन हो रहा है, के लिए थ्रेशोल्ड थियरी किसने दी थी? तो इसका सही जवाब क्लिफर्ड ग्रीट्स है। क्योंकि जो क्लिफर्ड ग्रीट्स भाई साहब हैं वो बताते हैं इंटरप्रिटेटिव थियरी ऑफ कल्चर, है ना, कि कैसे जो है प्रतीकों के माध्यम से कैसे प्रतीकों को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे प्रतीकों को बताते हैं। तो इंटरप्रिटेटिव थियरी ऑफ कल्चर जो है वो किसने बताई है? वो बताई है क्लिफर्ड ग्रीट्स ने। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्लिफोर्ड ग्रीट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। सामूहिक अनुष्ठानों के प्रतीकात्मक महत्व का वर्णन करने के लिए रिचुअल स्टेटस और रिचुअल वैल्यू किसने बताए हैं? नॉर्मली अगर आप देखें तो जो सामूहिक अनुष्ठान की बात हो रही है, जो रिचुअल्स की बात हो रही है, इसका सही जवाब रेडक्लिफ ब्राउन है। क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन बताते हैं कि जो सिंबल, जो वहाँ पर पूजा हो रही है, जो पूजा पद्धति वहाँ पर देखी जा रही है, वो रिचुअल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो लोगों को जोड़ करके रखने का काम करता है, लोगों को आपस में यूनाइट करके रखने का काम करता है। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब 142 का ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143, बहुसंस्कृतिवाद क्या है? बहुसंस्कृतिवाद क्या है भाई? बहुसंस्कृतिवाद का मतलब है बहुत सारी कल्चर एक साथ रहती हूँ आपस में, मल्टी कल्चरलिज्म जिसको बोलते हैं। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांत का सही जवाब ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144, शिक्षा का वह प्रकार जो व्यक्तियों को अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों, संसाधनों और पड़ोस को शैक्षिक ज्ञान प्रभाव से मूल्यों, कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, क्या कहलाता है? तो इस तरीके का ज्ञान कहीं कॉलेज में तो मिलेगा नहीं भैया, है ना, कोनो डिग्री कॉलेज में, कोनो यूनिवर्सिटी में तो नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा नॉन फॉर्मल, चाय की टपरी पे, है ना, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो इसको हम नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन बोल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 145, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा धार्मिक प्रतीकों, भाषा और विचारों को उनके मूल धार्मिक संदर्भ से मीडिया और उपभोक्ता संस्कृति में पुनः पाठ्य रूपित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखो, इतना कठिन हिंदी नहीं समझने की जरूरत है। लिखा हुआ है धार्मिक प्रतीकों को क्या कर रहे हैं? धार्मिक प्रतीकों को उपभोक्ता संस्कृति में कर रहे हैं, यानी कुछ ऐसा हो रहा है कि कमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स हो रहा है, कमोडिफिकेशन ऑफ रिलीजन हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी वाला, धर्म का वस्तुकरण। धर्म का वस्तुकरण जो है क्या होता है कि भाई लिखा कुछ है लेकिन वो कह रहे हैं अरे नहीं महाराज ये करिए आप। ठीक है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। किस संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्षता शब्द को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता को किससे जोड़ा गया? इसका सही जवाब 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको जोड़ा गया था। आइए आगे देखते हैं भैया।
क्वेश्चन नंबर 147, जेंडर एवं संस्कृति के विषय में कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो कौन सा कथन सही है, आइए दिखाइए। 147 का कौन सा कथन सही है। संस्कृति वयस्क पुरुषों एवं महिलाओं की भूमिका को संचालित करती है। हाँ ठीक है, मैंने जेंडर रोल्स की बात हो रही है ना, जेंडर रोल जो होते हैं वो बचपन से ही और बड़े तक सिखाए जाते हैं लोगों को, फिर वो लोग वही परफॉर्म करते हैं। पहली बात तो सही है। संस्कृति तथा जेंडर को अलग नहीं किया जाता, बिना जेंडर के संस्कृति कहाँ और बिना संस्कृति के जेंडर कहाँ। ठीक है भैया। संस्कृति सामाजिक व्यवहारों में जेंडर की भिन्नता को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। ठीक है। और भिन्नता का उन्मूलन भी हो सकता है, अगर समाज जागरूक हो जाए तो एकदम सही हो जाए मामला। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, यानी ये तीनों ही बातें जेंडर और कल्चर के विषय में सही हैं। जेंडर और कल्चर के विषय में ये तीनों ही बातें सही हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 हो गया आपका। अच्छा, शायद इसमें बाकी के क्वेश्चन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने ये पीडीएफ पहले नहीं देखी थी। इसमें 147 ही है। बाकी के जो प्रश्न हैं वो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। 3 ही सवाल बच रहे हैं उसमें। ठीक है, तो जो हमारा 148 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे कैसे हो पाएगा, एक सेकेंड। हाँ, तो जो हमारा 148 नंबर, क्योंकि हुआ क्या ना, ये पीडीएफ जनरली मैंने ऐसे इसको देखा नहीं और ऐसे ही सॉल्व करा दिया, तो इसलिए ये ऐसा हो गया। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी आपको इसके बाकी के जो 3 सवाल हैं वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिससे कि आप उन्हें देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। ये प्रश्न मैंने सिर्फ एक प्रश्न इसमें ऐसा है जो कि मुझे नहीं मिला है, बाकी सारे प्रश्न लगभग लगभग आपके इसमें मिल गए हैं। तो इसलिए ऑल द बेस्ट, अपने स्कोर मिलाइए और बताइए कितने हैं। लगभग लगभग सारे प्रश्नों को मैंने करते समय ध्यान रखा है कि कोई भी गलती ना होने पाए। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो लोगों ने एमपी सेट दिया है। जिन लोगों ने एमपी सेट नहीं भी दिया है वो भी इसे एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा सवाल, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और हायर में अगर सेम यही पेपर आ जाए तो आप कितना स्कोर करेंगे, इसके एवेलुएशन के लिए एक बहुत अच्छा पेपर ये हो सकता है। तो ठीक है, हम लोग जल्दी ही अगली वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।